जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के समक्ष यूनिट 1 मैट्रिसेस की सेमेस्टर 1 की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। स्ट्रेटेजी में हम लोग जानेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हमारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम हमारी क्लियर हो जाए। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट के साथ साथ जैसे नागपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का रिजल्ट आया हुआ है। नागपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नागपुर यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका ऑटोनोमस बॉडी है, जबकि नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई सारे कॉलेजेस आते हैं। याद रहे, जब भी नागपुर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी या किसी भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, इसमें कई बार पाया जाता है कि मैक्सिमम 80 to 90% बच्चों का बैक लगता है, वो भी स्पेशल मैथमेटिक्स में। आखिर क्या कारण है कि मैथमेटिक्स में बैक लगता है? तो देखिए बच्चों, आज हम उन कारण को जानेंगे और कारण को बताते हुए शायद आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जरूरी है आप लोगों से बात करना। दूसरी बात, मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यदि आपका मैथमेटिक्स का पेपर बैक लगा है तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है और किसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे, ये सटीक जानकारी आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम पहले कुछ यहाँ पे बात करेंगे कुछ कारण में कि कारण क्या है, बैक लगने के कुछ कारण है, इनको हम देखेंगे। देखिए, बैक लगने के बहुत सारे कारण हैं, मैंने यहाँ पे 10 कारण लिख रखे। पहला सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग कारण लगता है, डोंट अंडरस्टैंड द एग्जाम। बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए, 12वीं हमारा हो चुका है। 12वीं के बाद हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, लेकिन 4 महीने गुजर चुके हैं। 4 महीने में हमको ये समझ में नहीं आया कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न किस तरीके से है। 10-15 साल के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे या फिर हमने जानने की भी कोशिश नहीं की। हम सिर्फ टॉपिक जो हमको बुक मिली थी, एक नॉर्मल एक पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लेते हैं और उसमें से टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक तो पढ़ने किस तरीके से पढ़ा जाए, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। हालांकि हम लोग इस बात पे विशेष जोर देंगे कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए और क्या हमारे कारण रहे जो कि हम बैक लग गए। तो डोंट अंडरस्टैंड द एग्जाम, यानी एग्जाम को हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते। फर्स्ट ईयर में डिमांड क्या होती है यूनिवर्सिटी की, 10वीं 12वीं तक क्या होता है बच्चों, 10वीं 12वीं में ऐसा होता है कि जो बुक में एग्जाम्पल्स है वही आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको जज किया जाता है। यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आप लोगों की ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम है। फर्स्ट ईयर में आप लोग आ गए हैं, आपसे मैच्योरिटी की अपेक्षा की जाती है। जब भी यूनिवर्सिटी आपकी एग्ज़ाम लेती है तो यूनिवर्सिटी ये सोच के एग्ज़ाम लेती है कि शायद जो भी टॉपिक आप लोगों को दिए गए हैं, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि कोई भी आपको एक्स वाई जेड एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिखे, यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं, ये बाद में मैं समझाऊंगा। कुछ ये एग्जाम्पल्स है जो कि आपके बुक में प्रेजेंट नहीं होंगे किसी पब्लिकेशन में, परंतु ये एग्जाम्पल्स यूनिवर्सिटी की एग्जाम में आए हैं। हालांकि इस तरीके से ही आपके प्रश्न पेपर डिज़ाइन किए जाएंगे। एज इट इज़ जो कि बुक में एग्जाम्पल्स है वो जरूरी नहीं कि वो आए। याद रखिए, आपकी प्रैक्टिस इस लेवल से होना चाहिए। इस तरीके से आप पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर देखें। अगर खुद से नहीं देख सकते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की बहुत डिटेल में ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। यूनिट टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, रिवीजन, 10 साल के क्वेश्चन पेपर, उनके सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं। यदि आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें सेव लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। नागपुर में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आज हमारे पास 150 से ज़्यादा स्टूडेंट है। लॉकडाउन के पहले तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लॉकडाउन के बाद भी आज हमारे पास कम से कम 150 स्टूडेंट है। तो पहली चीज़ रही कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते एग्जाम की नीड क्या है, एग्जाम क्या चाहता है हमसे, एग्जाम के पेपर किस तरीके से आते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने एग्जाम को अभी अंडरस्टैंड नहीं किया है, हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में आ गए और हमने एग्जाम दी। इस तरीके से हो जाता है, हमको मालूम नहीं रहता है। जब हमको एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम हो भी जाती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, बाद में एनालाइज होता है कि पेपर किस तरीके से आएंगे। तो ये कोई अकलमंदी की बात नहीं रही। स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर किस रिगार्डिंग और किस तरीके से आने वाले हैं। दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सीरियस नहीं रहते। देखो, हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में उतने ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। 8, 9, 10th में हम लोग ट्यूशन्स लगाते हैं या फिर जो भी हम अपने लेवल पे पढ़ाई करते हैं, उसमें पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि 12वीं ऐसा लगता है कि हमको अभी 12वीं खत्म हुई है, अभी अभी बोर्ड की एग्जाम दी है, तो हम खुला सांड जैसे बन जाते हैं, भैया अभी कॉलेज में जाएंगे, धूम मस्ती करेंगे। ठीक है, टाइम पास ज़्यादा हो जाता है। तो ये कारण क्या, हम लोग सीरियस नहीं होते हमारी स्टडी के लिए। तो अगर आप अपने स्टडी को आप अपने स्टडी के लिए सीरियस नहीं रहेंगे, अपने स्टडी को सीरियसली नहीं लेंगे, तो क्या होगा, बैक तो लगेगा ही आप लोगों का। तो सीरियस रहना है अपन को। जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यदि आप 11th 12th में इतनी मेहनत कर रहे हैं
है ना। 11वीं 12वीं या 10वीं में आप इतनी मेहनत करते हैं कि साल साल भर अगर आप पढ़ाई करें तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो यही मेहनत आप ग्रेजुएशन में क्यों नहीं करते। ग्रेजुएशन में करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी डिग्री तो बहुत अच्छे से निकलेगी, ठीक है, आगे जाके आप बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि जितना टाइम और जितनी एनर्जी हम लोगों ने जैसे बोर्ड एग्जाम में लगाई थी, पूरी हम स्टार्टिंग से मेहनत करते थे, वैसी ही मेहनत स्टार्टिंग से पूरा टाइम अपन को ग्रेजुएशन की एग्जाम में भी लगाना है। आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन के बाद ही आपको जॉब मिलेगी, ग्रेजुएशन के बाद ही आप MPSC UPSC IIT JEM और दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हैं। तो जितना समय और पैसा मुझे ऐसा लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में लगाना चाहिए, उतना आपने, हम लोग क्या करते हैं, उल्टा माइंडसेट होता है, हम लोग 10वीं और 12वीं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होते हैं और ग्रेजुएशन में आने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। सारा पैसा, सारी एनर्जी, सारी चीज़ हमें हाई मोस्ट या सबसे प्रायोरिटी वाली डिग्री में लगानी चाहिए। तो ये हम लोग सीरियस नहीं होते। दूसरा बात, सिलेबस हम लोग कंप्लीट नहीं करते। जैसे आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। कई 4 यूनिट आप लोगों को दिए हैं, मैथ्स 1 में 4 यूनिट दी है, मैथ्स 2 में 4 यूनिट दी है, टोटल 8 यूनिट है, यानी 8 चैप्टर है आप लोगों के। तो उसमें से किसी बच्चों का देखा जाता है कि 2 ही चैप्टर हुए पढ़ के, किसी के 3 ही चैप्टर हुए हैं। जितना कॉलेज में पढ़ा है उन्होंने उतना पढ़ लिया, टाइम पास कर लिया। अब कॉलेज वाले एक एक एग्जाम्पल तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, है ना, उनके पास भी, टीचर्स के पास, प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने जो पढ़ाया उससे रिगार्डिंग बाकी के टॉपिक्स भी आप कवर करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी कि आप सिलेबस टाइम पे कवर नहीं करते, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पास, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हम लोग बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में चले जाते हैं, बाबू सोना धनिया पुदीना, बस यही हम लोग, ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन में आ गए तो यही हमारी ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर जब बैक लगता है तो फिर हम लोग रोते हैं, और उसमें से भी रोना कुछ ऐसा लगता है 1-2 दिन का रोना होता है, बाकी तीसरे दिन वापस हम लोग उसी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, अपनी लाइफ के बारे में सीरियस रहना है। मैं ये नहीं कहता आपकी आपका फ्रेंड सर्कल आप बनाइए मत, फ्रेंड सर्कल आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए, वो आपकी ताकत होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ताकत होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों में फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। 24 घंटे आपके पास है, 4-5 घंटे के लिए बहुत है कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड सर्कल को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा बाकी के अपने भी कामों को टाइम देंगे, अपने काम को पहली प्रायोरिटी रखेंगे, अपनी स्टडी को पहली प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद एग्जाम टाइम स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे डेंजर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर अभी हमारी एग्जाम है, मान के चलिए 4 महीने बाद हमारी एग्जाम है, तो हम लोग 4 महीने तो बहुत एंजॉय कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, 2-3 महीने इधर उधर घूम लेंगे वगैरह वगैरह, शादी में चले जाएंगे, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ चले जाएंगे, दोस्तों के साथ बाहर चले जाएंगे, पिकनिक कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम अपना मैनेज करना है। टाइम कम से कम होता है ना ग्रेजुएशन में, हर 4-4 महीने में सेमिस्टर आ जाते हैं, 3-3 4-4 महीने में। तो सेमेस्टर की तब तक, तो जब आपकी जो एग्जाम आती है ना, तब तक आपका 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आऊँगा रिवीजन पे कि रिवीजन का क्यों इतना महत्व है, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम टाइम स्टडी बिल्कुल भी मत कीजिए। एग्जाम टाइम स्टडी करने से प्रेशर बढ़ता है, नींद नहीं होती है बराबर, और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पढ़ाई नहीं होती है और एंजाइटी बढ़ जाती है, बहुत सारे इसके इफेक्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम टाइम स्टडी से बचना चाहिए। स्टार्टिंग से करें, थोड़ा थोड़ा करें, पूरे 8 चैप्टर है, 8 में से कम 6 पढ़ ले तो भी आपकी डिग्री बहुत अच्छे से निकल जाएगी। एग्जाम टाइम स्टडी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, इससे बचना है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे रिवीजन ज़्यादा करना है ना, रिवीजन। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो अब आपने जितना भी पढ़ा है, मान के चलिए आपने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, 8 में से 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए, तो क्या 4 चैप्टर आपकी रिवीजन हो गए? और रिवीजन होने के बाद क्या उन 4 चैप्टर्स पे आपने टेस्ट ली है या टेस्ट दी है? या किसी दोस्त से, अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस में, जैसे अगर आप मेरे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, तो हम लोग हर संडे यूनिट टेस्ट लेते हैं, फिर बाद में टेस्ट सीरीज होती है, फिर डाउट सेशन होता है, रिवीजन, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हमने परफॉर्म की है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन का बहुत महत्व है यहाँ पे, और टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन में, किसी भी फील्ड में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यदि आप देख नहीं रहे, तो ये आप मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्ज़ाम किस लेवल पे है, कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चनों में, कैसे स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे आपको समझना जरूरी है, और ये कैसे समझेंगे हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से। भले एक दिन ऐसा ना हो कि, एक दिन ऐसा होगा कि आपको आएगा, एक दिन ऐसा नहीं होगा कि, ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब आप फंसेंगे नहीं, फंसेंगे, इसमें बहुत बार फंसेंगे,
ठीक है, इरिटेट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करके फिर इनको समझने लग जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें कैसे होगी, टाइम पास ना करके, टाइम मैनेजमेंट करके ये सारी चीज़ें होगी। तो टाइम पास के जगह यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टाइम मैनेज करें आप, तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे टाइम को मैनेज जरूर करें, टाइम मैनेज करें। ठीक है, लास्ट में है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक ही टॉपिक को रिवाइज कीजिए और 10-10 बार कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए, क्या क्या आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा रिवीजन ले लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपने एक बहुत टाइम लगाया, एग्जाम टाइम पे स्टडी की, 1 महीने 15 दिन पहले से आप 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे, पागल हो गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आया आपको, एग्जाम में सारा का सारा भूल गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार चलते रहना है। बूंद बूंद पानी मिलके सागर बनता है, ये कविता हम लोगों ने पढ़ी है, ये लाइन हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, तो ये बिल्कुल चरितार्थ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का असर ये होता है कि अगर आप रेगुलर किसी भी काम को करें तो उस काम में हम महानता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन काम करके हम महान नहीं बन सकते। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के स्टूडेंट्स लाइफ में। कंसिस्टेंसी यानी डेली स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, डाउट सेशन, रिवीजन, सारी चीज़ें लेना है। 10 साल 20 साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना है। ठीक है, और ये सारे सिलेबस को देखते रहना है। लास्ट में जो मिस्टेक्स होती है इन पेपर अगर हमारी एग्जाम चल रही है, एग्जाम चलते समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत घाई गड़गड़ी में होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम काम रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कोशिश ये करें कि मिस्टेक्स कम से कम करें पेपर में। मैथमेटिक्स के पेपर में क्या होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में। क्योंकि ये मेरा पर्सनली मानना है, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ, अपने घर में भी बोलता हूँ, और ये आप ऑनलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ कि झगड़े कभी भी छोटी छोटी बातों पर होते हैं, बड़ी बड़ी बातों पर कभी झगड़े नहीं होते। तो छोटी छोटी बातें लाइफ को चेंज करती है, छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पेपर आप साफ सुथरा लिखिए, ठीक है, अच्छे ढंग से लिखिए, प्लस माइनस की गलती ना करें। या प्लस माइनस या छोटी छोटी हम लोग ऐसी मतलब बच्चों जैसी गलतियां करके आ जाते हैं ग्रेजुएशन के पेपर में कि हमको ऐसा लगता है, फिर बाद हम लोग जब रिजल्ट आता है, बैक लग जाता है, तो हमको ऐसा लगता है नहीं हमने तो पूरा लिखा था, फिर मार्क्स कैसे कट गए, ये वगैरह वगैरह सारी बातें होती रहती है। तो ये सारी बातें ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मिस्टेक कम से कम करेंगे पेपर में, ताकि आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, मार्क्स आपको अच्छे से मिल सके। तो ये कुछ मेरे हिसाब से बैक लगने के कारण है, कुछ 10-15 मिस्टेक है। वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैं गिना सकता हूँ, लेकिन इतनी अगर हम बच्चों की गलतियाँ गिनाएंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी गलतियाँ गिनाऊँ, और मैं गलतियाँ गिनाने वाला होता कौन हूँ। ये जनरली मैंने इतने 10 साल के करियर में देखा है कि बच्चे ये जनरली 10 मिस्टेक करते ही है। ठीक है, तो ये 10 मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। इनको आप दिमाग में रखिए, एक कॉपी में, एक पेपर में अच्छे से लिख के रखिए कि मुझे क्या नहीं करना है और सर ने क्या बताया जो मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि आपको करना ही करना है, तो पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट करना ही आपका स्टार हो गया। ठीक है, एग्जाम टाइम स्टडी नहीं करना है, टेस्ट सीरीज ये बहुत स्टार है, टेस्ट सीरीज आपको देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार है, रिवीजन स्टार है, कंसिस्टेंसी स्टार है, ये सारी चीज़ें तो करना ही करना है। तो मिस्टेक अगर आप ये खुद करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे पेपर में आपकी मिस्टेक कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए, टाइम मैनेजमेंट आपका होना ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़े से सीरियस हो जाइए भाई अपनी एग्जाम के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम, ये टाइम, आप ये बात ज़रूर है कि आप ये जो आपके स्टूडेंट, ये फ्रेंड्स का जो माहौल है, ये जो हमारा अभी माहौल मिला है, ये जो जवानी आई है हमारे अंदर, ये जो 17-18 साल की उम्र है, ठीक है, इसमें जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एंजॉय करेंगे ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि ये वक्त सच में दोबारा नहीं आएगा जब आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी और अपनी डिग्री को बहुत अच्छे मार्क्स से निकालना चाहिए था। यही आपका फ्यूचर बनेगी, यही आपकी ज़िंदगी बनाएगी दोस्तों। अब मैं यहाँ पे पहला टॉपिक है अपना मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ से आज अभी बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने कुछ 10 टॉपिक आप लोगों को बताया है, ये जो 10 हम लोगों ने कारण देखे हैं, इस पर आप अमल करेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने 10 कारण आप लोगों को बताया है, इस पर आप जरूर सोचेंगे, अमल करेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप में सुधार लाने की। आप फर्स्ट ईयर के जैसे स्टूडेंट है,
जिनका बैक लगा हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को मैं स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ। देखिए पहला टॉपिक है अपना मैट्राइसेस, पहला हमारा लेक्चर है मैट्राइसेस या वॉट एवर कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्राइसेस से। देखिए मैट्राइसेस में हम लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के ऊपर बहुत जरूर से 101% है कि वो इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एग्जाम्पल आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल माइनर मेथड, देखो मेथड है, कितनी सारी मेथड है, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक निकालने की ना बहुत सारी मेथड है, उसमें से एक मेथड है बहुत आसान और सिंपल मेथड है जिसे हम माइनर मेथड कहते हैं। माइनर मेथड में क्या होता है, सिंपल हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, उससे चेक करते हैं कि थर्ड मतलब थर्ड डिग्री में आया है या सेकंड डिग्री में आया, फर्स्ट डिग्री में उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है। तो अगर आप मेरे मैट्रिसेस की सारी सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके BSc सेम 1 मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे आप, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। 8-10 चैप्टर 8-10 के आसपास मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही वीडियो बनाए हैं, 10-15 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, आप जरूर जाके देखेंगे। दूसरा जो फॉर्म होता है बेटा वो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म को जिससे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये सारे जैसे यहाँ पे नंबर 2 मेथड है, नंबर 2 मेथड के सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको और ये एग्जाम में आए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आप समझ के चले कि आप इतने सारे, देखो ये बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल बुक में नहीं मिलेगा, तो इतने सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आपके आंखों के सामने आ जाएंगे और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योर आप हो जाइए कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आपने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे 10-15 साल के, तो ये क्वेश्चन तो आपके आंखों के सामने कभी आए ही नहीं, और मान के चलो यही एग्जाम में आ गया, एक आधी इसमें से कोई एक एग्जाम में आ गया, फिर हमको ऐसा लगता है अरे बाप रे ये तो बुक के बाहर का प्रश्न आ गया, हम कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली याद रखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में बुक के बाहर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक वही रहेगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए, लेकिन जैसे 3 मेथड है, पहली मेथड है माइनर मेथड, दूसरी है नॉर्मल मेथड और तीसरी है कैनोनिकल फॉर्म या इचेलॉन फॉर्म मेथड। ठीक है, 3 मेथड है, तो जरूरी नहीं ना कि बुक में जो आपको इन तीनों मेथड के ऊपर जो एग्जाम्पल अवेलेबल है वही है, वैल्यूज घुमा सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में तो वही होता है कि वैल्यूज घूम गई है ना, वैल्यूज डिफरेंट कर दी उन्होंने और नया एक मैट्रिक्स बना दिया, फिर उन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा आपसे। तो इस तरीके से सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। ये नंबर 1 मेथड का माइनर मेथड निकालने के लिए एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों को। उसके बाद ये नंबर 3 मेथड कैनोनिकल फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म, इसके ऊपर ये वाला एक एग्जाम्पल आया है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आल्सो करके दिया गया, मैंने यहाँ पे एक अलग से लिखा हुआ है इतना, आल्सो पी एंड क्यू निकालना, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने के लिए पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। इस तरीके के प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बताया आपको लिंक तो मिल जाएगी, और अगर लिंक आपको मैं देना भूल जाता हूँ तो आप मेरे चैनल में सीधा चले जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाएंगे मैट्रिसेस में, और सारे इन टॉपिक के ऊपर के लेक्चर्स देख लेंगे, कवर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने और बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो देखिए माइनर मेथड आप जरूर से करें, इसके ऊपर एग्जाम्पल आएगा, नॉर्मल फॉर्म 101% आना ही है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यानी टॉपिक ही है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके तीनों मेथड है जिसको आपको देखकर जाना है, 101% इसके ऊपर प्रश्न आता ही है। अब मैं ये मिटाता हूँ, इसके बाद और भी टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, और इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कई बार। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे। दोस्तों अभी अपन ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के 3 मेथड देखे, तीनों किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के एग्जांपल्स उसमें आएंगे हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए सिस्टम को जब भी आप सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक इस तरीके से जो आपको इक्वेशन दिए जाते हैं ax + by + cz = d, या फिर x + 2y - z = 3, 3x - y + 2z = 1, 2x - 2y + 3z = 2, x - y + z = -1। ये आपके क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। इन्हें हमको शो दैट, यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न देखो, शो दैट द इक्वेशन, ये जो आपके इक्वेशंस दिए आर कंसिस्टेंट एंड हेंस सॉल्व देम। ये कंसिस्टेंट है यानी इनका सॉल्यूशन निकल रहा है, इसे सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में क्या होता है बेटा कि सॉल्यूशन आते हैं 2 तरीके, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा।
तो अगर कंसिस्टेंट है तो उसे सॉल्व किया जाता है और इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है वगैरह वगैरह, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको बताना है कंसिस्टेंट। ये अभी ये क्वेश्चन देखिए बुक में नहीं है और इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इनकंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलता। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को आएंगे कि शो दैट इट इज इनकंसिस्टेंट एंड एग्जामाइन वेदर इट्स सोल्यूशन इज मतलब कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। नाउ इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इन्वेस्टिगेट करना है आपको लैम्बडा और म्यू की किसी भी दो कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लैम्बडा और म्यू दिया गया है, कई बार लैम्बडा एंड लैम्बडा स्क्वायर भी दिया जाता है। इस तरीके के एग्जांपल आपके ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है, इनको आप जरूर देखेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले एग्जाम्पल्स आते हैं। ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से एग्जाम्पल फ्रेम किए जाते हैं बेटा। इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो अगेन एक लीनियर इक्वेशंस दिए गए, आपको इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बताना है कि लैम्बडा और म्यू की किन किन वैल्यू के लिए यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा या फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिसाइड करना है कि किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए जो कि आपको बताया मैंने। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब होता है आइजीन वैल्यूज एंड आइजीन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड इट्स वेक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेमड़ा ए के बराबर 0 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट आते हैं, ठीक है, 2 रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे, उसे ही हम लोग आइजीन वैल्यूज कहते हैं या उसे हम लोग आइजीन या फिर उसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी जब हमको लैम्बडा की वैल्यूज मिलती है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर उसे ही हम आइजीन वैल्यू कहते हैं। इस तरीके से आइजीन वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं उसे या फिर आइजीन वेक्टर प्रॉब्लम्स, ये जरूर से आपको लोगों को देखने को मिलेंगे, पेपर में आते ही। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाले हैं, प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स निकाले हैं। हालांकि आपके बुक में अवेलेबल नहीं है ये क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप 10 साल 20 साल के 15 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चल रहे हैं, पढ़ाई करते हुए चल रहे हैं, हालांकि इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये सारी की इतने सारे 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखना, उनके सोल्यूशन निकालना। यदि आप, मैंने जैसा कि बताया, यदि आप डायरेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको ये सारे प्रश्नों के सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हाफ बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे क्रैश कोर्स की बैचेस होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बैचेस होती है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, IMP क्वेश्चंस के ऊपर बैचेस होती है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेस, 50 रुपये से लेकर 5000 तक के कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। लास्ट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने एक थ्योरम लिख के रखा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, इसे स्टार्ट बनाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लैम्बडा एक आइजीन वैल्यू है, लैम्बडा इज एन आइजीन वैल्यू, लैम्बडा मतलब आइजीन वैल्यू एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी मैट्रिक्स ए का। सो अगर किसी मैट्रिक्स ए का अगर वो लैम्बडा आइजीन वैल्यू है तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है लैम्बडा इनवर्स इज एन आइजीन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड द सेकंड पार्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्बडा इज एन आइजीन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के लिए भी आता है, कभी कभी इसका एक ही पार्ट पूछा जाएगा तो 1.5-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 3 नंबर के लिए। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस के जो आपको करने ही करने हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं अभी लास्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, इसके ऊपर तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आप लोगों ने, अगर आप लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नाउ लास्ट अभी मैं मिटाता हूँ, तीसरा टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा। दोस्तों लास्ट में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, इसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर एग्जांपल आना ही है, कंपलसरी है, चाहे वो 1.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए आए। देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम के एग्जांपल्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जरूर आते ही आते हैं। अगर जैसे 2 रो 2 कॉलम का आया है तो ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए आएगा, लेकिन अगर 3 रो 3 कॉलम के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो काफ़ी बड़े एग्जाम्पल होते हैं। ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला, अगर आप एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपको आइजीन वैल्यू निकालना है या फिर इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। दूसरा, इसे हम लोग को वेरीफाई कराना होता है, सेटिस्फाई कराना होता है।
कि सेटिस्फाई करे, वेरीफाई करे कैले हैमिल्टन थ्योरम, यानी कि जो भी हम लोग का इक्वेशन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तीसरी चीज़ हमको निकालना होता है कि भैया ए इनवर्स निकाल लिए, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आए हैं। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस एंड फाइंड देयर इनवर्स। यहाँ पे 001 310 -210, देखिए इन क्वेश्चन को अच्छे से लिख के रखिए, इनको प्रैक्टिस जरूर से करें। यदि आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि इसका सपोर्ट हो जाए, पेपर में आपको इसकी सहायता मिल जाए। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3 1 5, 2 रो 2 कॉलम के मैट्रिक्स दिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है, शो दैट द मैट्रिक्स। अब आपको बताना है कि शो दैट करना है कि मैट्रिक्स जो है, ठीक है, जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कैले हैमिल्टन थ्योरम को, और उसका ए इनवर्स निकालिए। या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करके यूज कैले हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड ए टू द पावर 8 इफ ए की वैल्यू 211 -2, इस तरीके से दी गई। और भी एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, जैसे वेरीफाई बोला, शो दैट बोल सकता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करके ए इनवर्स निकाले, या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करके आप ये बताएं कि कोई भी मैट्रिक्स है जो वेरीफाई तो कर रहा है, ए इनवर्स भी आ रहा है, फिर बाद में जो इस तरीके से पावर निकालने के लिए भी पूछा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं बेटा। तो ये 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के लिए सारे एग्जाम्पल्स इससे हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने बताया कैले हैमिल्टन थ्योरम को जो हम सॉल्व करते हैं 3 बॉडी में कर दे। अगर आपको सिर्फ ये पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा 1.5-2 नंबर के लिए। यदि आपको पूछा सिर्फ ऐसा 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स पूछ लिया कि इसको सेटिस्फाई करो, वेरीफाई करो कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो आप उसको कर सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल कोई एक इक्वेशन दे दिया, a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस आई इक्वल्स टू 0, फाइंड ए इनवर्स निकालने बोला, तो इसको आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को और फिर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। अगर उनके सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश मेरी ये रहती है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आईएमपी एक पीडीएफ चाहिए तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक चाहिए तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इस तरीके से आईएमपी है। यूनिट नंबर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए मैट्रिसेस के। याद रहे, पहला आपको रैंक निकालने के लिए 3 मेथड है, माइनर मेथड, उसके बाद है नॉर्मल मेथड, उसके बाद है कैनोनिकल, यानी कि उसे हम इचेलन फॉर्म कहते हैं। 3 मेथड रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और वेक्टर यानी कि आइजीन वैल्यूज और आइजीन वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लास्ट में आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो आपने 4 टॉपिक में मैट्रिसेस को डिवाइड करना है और फिर पढ़ाई करना है। तो हमारी पढ़ाई करने की क्या गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं नहीं, टॉपिक वाइज उसको बांट लेंगे। पहला टॉपिक क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से चारों टॉपिक में बांट लेंगे और फिर उसके अंतर्गत कैसे कैसे मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे एग्जांपल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। आशा करता हूँ आज का लेक्चर में जो भी मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की है आपको समझ में आई होगी। यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए, उनका भी भला करे जिनको मैथमेटिक्स में कम मार्क्स मिले या फेल हो गए, है ना। तो हमारा उद्देश्य ही है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक गणित के ज्ञान को पहुँचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है और वैसे भी दुनिया का ही मानना है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।